Hello, Sagar. Hello, good evening, sir. Good evening, Sagar. Glad to Good evening, ma'am. see you here. Good evening, Sagar. Thank you, sir. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. Just a second. Just a Uh, second. Just a second, Sagar. Okay, so uh, yes, sir. सागर डेली बाइट्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको JMI एमएड का स्पेशल एजुकेशन का आपको मॉक इंटरव्यू कल आपका इंटरव्यू है, तो उसके रिगार्डिंग जी, जो भी सर। कुछ मॉक प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं, फिर आपके जो भी कुछ निजी प्रश्न होंगे उस पे आ जाएंगे। या फिर जैसा आप बोलिए, आपके कुछ निजी प्रश्न थे, शायद आपने मैम उनको टेक्स्ट कर रखा था। जी, सर। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे यही सब पूछना था, सर, वैसे तो कि हम्म, जैसे इंटरव्यू है कल, तो एक तो जामिया का बड़ा कुछ पता नहीं है इतना कि कैसे लोग लेते हैं, कैसे नहीं लेते। इसमें 15 सीट्स हैं, तो 15 सीट्स पे okay, I अब got your question. रिजर्वेशन। I got your question, Sagar. We'll straight हम्म। away come to your mock interview. As far as number of seats और ये सब चीज़ें concerned है, you don't have to focus on that. Simply focus on your हम्म। preparation and give your interview tomorrow. होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो we'll see to it. What is the road ahead. ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं यस, है। सर। तो जो भी JMI के मॉक इंटरव्यू में आप हम यहाँ समझाएंगे सिखाएंगे, कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे जो आपसे वो पूछेंगे। और खास करके आप एमएड स्पेशल एजुकेशन में सोच रहे हो, तो वहाँ पर कुछ जी, आपको सर। इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो थोड़ा सा हम जो भी चीज़ है आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पर इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहा था। तो डायरेक्टली विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, और जो भी आपका प्रश्न है उस पर बहुत विचार करने का मतलब नहीं है। कल इंटरव्यू है, जाके जी, दीजिए। सर। ठीक है, जो भी मॉक ओके। प्रैक्टिस है उसको थोड़ा हम कर लेते हैं। तो सागर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे पेपर में? सर, पेपर में लगभग, अभी तो मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया एग्जाम हुए हुए। अच्छा। बट जैसे 50, अप्रोक्स 120 से तो ऊपर ही थे। मेरे याद नहीं है क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा, कितना कितने आपने अटेम्प्ट क्वेश्चन किया थे। था? अटेम्प्ट मैंने 60 क्वेश्चन किए थे। अच्छा, कितना सही हुआ था उसमें आंसर की अगर चेक किया था? नहीं सर, मैंने आंसर भी चेक नहीं किया। अच्छा, पेपर में कितना क्वेश्चन है नहीं पता, 60 अटेम्प्ट किया था बस ये पता है। अच्छा। जी, 60 किए थे मैंने। अच्छा। ओके। तो बीएड आपने कहाँ से किया है? सर, दुर्गा बाई देशमुख कॉलेज से किए। अच्छा, दुर्गा भाई देशमुख कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्पेशल एजुकेशन का कॉलेज है। जी, दुर्गा बाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ओके। बीआई। तो बीएड आपका कब कंप्लीट हुआ है, स्पेशल एजुकेशन बीआई? बीएड सर अभी एग्जाम खत्म हुए हैं। अच्छा, तो आप एमएड करने को सोच रहे हो? जी। कोई विशेष कारण एमएड करने का? सर, एमएड करने का मेरा कारण यही है कि मुझे इस फील्ड में अब इंटरेस्ट आ गया, और इंटरेस्ट आने के बाद मैं अब इसी फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ क्या इंटरेस्ट कि आया जो मैं आपको अब ऐसा? तक नहीं सीख पाया। हम्म। जैसे कि जो वीआई फील्ड है, स्पेशल एजुकेशन की जो फील्ड है, हम्म। मुझे पहले वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, बट जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिली जो शायद मुझे जनरल एमएड में या नहीं मिल पाती। बहुत लोग अलग मिले, बहुत चीजें एक्सपीरियंस की, ठीक है, और बहुत चीजें नहीं सीखी, अच्छा, और शेयर एटलीस्ट वन। लर्निंग बहुत सारी। एक कोई क्या सर? एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल। हाँ, कोई एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला तो सोशलाइजेशन और ह्यूमैनिटी वाली चीज आ जाती है कि पहले मैं इतना सोशलाइज नहीं था, सोसाइटी में इतना ज्यादा वो नहीं था मेरा, मतलब कंट्रीब्यूशन, मुझे ऐसा लगता है। बट यहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं सोसाइटी के में बहुत चीजें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसे कि ये सबसे बड़ा, लोग इसको चैरिटी से जोड़ लेते हैं, बट हमें भी ऐसा ही लगता था पहले कि चैरिटी से जोड़ेंगे या कुछ ऐसा भाई बेचारे वाली चीज। बट यहाँ आके लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, इक्वालिटी है, कि जिस तरह से हम पढ़े हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी आगे बढ़ सकता है, आगे पढ़ सकता है। वो वाली चीज मुझे बहुत यहाँ आके समझ आई, और जो यहाँ से पहले मुझे नहीं पता थी, वो चीजें सीखने ओके। को मिली। ओके। ओवर टू यू मैम। Thank you, sir. Hello, Sagar. यस मैम, First of हेलो। all the best for tomorrow. थैंक यू मैम। अगर मास्टर्स करने का जो रीजन आपने दिया कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया एंड आई कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, यू कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, आई थिंक इन अ बेटर वे अगर आप टीचर होते हैं।
पर मास्टर्स करके फिर आप क्या करोगे? मास्टर्स इन एजुकेशन आप कर रहे हो, राइट? मास्टर्स ऑफ एजुकेशन बेसिकली, और वो भी स्पेशल एजुकेशन। तो आप टीचर नहीं हो इस वक्त। जब आप हम्म मास्टर्स कर लोगे तो आप टीचर नहीं बनोगे, आप उससे फिर ऊपर वाले कुछ अथॉरिटी लेवल में जाओगे। फिर वहां जाके क्या? क्योंकि आपने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा रखा कि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो, तो उस समय आप सोसाइटी को क्या दे उतना सकते तो हो? आप बीएड की डिग्री से भी कर सकते हो, क्योंकि आप एमएड एग्जैक्टली। करोगे तो उसका एमएड क्यों? क्यों, मतलब चाइल्ड एजुकेशन में जी किस सर तरह जी। कंट्रीब्यूट करोगे? हाँ जी, हाँ जी। इसमें एमएड में जो है, जहाँ तक मुझे अभी इतना नहीं पता, बट जितना मुझे पता है, मैंने पूछा, जो जानकारी ली है लोगों से, तो इसमें रिसर्च वर्क होता है, ठीक है? हम्म। और जैसा मैंने आपसे बोला कि मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, या मुझे नई चीज़ें सीखनी हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बीएड में मैं पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाया। गुड। ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा 100% दूँ, और जो चीज़ें मैं वहाँ नहीं सीख पाया, मैं यहाँ सीखूँ। और मेन मेरा सीखने का मोटिव तो रिसर्च से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं सीख पाता हूँ जब मैं कुछ करता हूँ, या मैं किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ पूरा। मैं ऐसे सिर्फ़ लेक्चर मेथड से, या फिर मैं ऐसे लर्न करके या बुक से पढ़ के मैं नहीं सीख पाता। सबसे बड़ा, जब तक मैं पढ़ा नहीं लेता, या जब तक मैं खुद से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता, जब तक मैं नहीं सीख पाता। तो ठीक है। मेरा मोटिव ये है कि जैसे रिसर्च वर्क होगा तो मैं उसमें इंक्लूड रहूंगा तो बहुत सारा इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो मुझे लगता है मैं बेटर सीख पाऊंगा, और आगे मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुलेंगी, मुझे ऐसा लगता है इसमें। ओके। ओके, थैंक यू। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि सर, और जो स्कूल एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन वाली बात है वो मैं बाद में भी उसको फिर परस्यू कर सकता हूँ हाँ। और बेटर ढंग से। और साथ में अगर मैं ऑफिसर लेवल पे रिक्रूट हो रहा हूँ, तो मैं हम्म वो लॉ और नियम को कुछ इस प्रकार रख सकता हूँ जो ज्यादा इंक्लूसिव हो, बच्चों को और हम्म ज्यादा इंक्लूड कराए। जो चीजें हम सीख नहीं पाए या फिर स्कूल लेवल पे बुनियादी चीजें मिसिंग हैं, हम्म हम्म उन सारी चीजों हम्म को करने के लिए मैं बाध्य कर सकता हूँ। इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हम्म। को अगर चेंज करना है तो उस सिस्टम का पार्ट होना होगा, एंड आई हाँ वांट हाँ, टू बी ये पार्ट ऑफ पॉइंट है। दैट। तो यस मैम। ये वाले पॉइंट को जरूर रखना, दैट मेक्स योर आंसर इम्प्रेसिव। ठीक है। हम्म। एंड माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि उस वहां पे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कैसे? मैम, साइकोलॉजी का रोल स्पेशल एजुकेशन में तो है ही, जनरल एजुकेशन में भी है और स्पेशल एजुकेशन में भी है, बट मुझे लगता है कि जनरल से ज़्यादा स्पेशल में, जैसे आप बोल रहे हो कि स्पेशल में रोल होता ही है, और वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि बच्चे डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं। अब उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मान लीजिए जैसे इमोशनल सपोर्ट हो गया, उनके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, तो वो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका इंक्लूजन पहले ही कम है सोसाइटी में, तो उसको बढ़ाने के लिए भी, और सारी चीजों को इक्वल करने के लिए, इक्वालिटी या फिर इक्विटी लाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। तो साइकोलॉजी वहां पे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, और उनको और ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, मेरा मानना है। ओके, एडिंग टू दैट पॉइंटर, एक चीज और, इमोशनल सपोर्ट की बात हो गई। दूसरा, एज टीचर, हम्म टीचर को समझ में आ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी वहां पे बहुत जरूरी है कि बच्चे की शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि व्हाट दैट चाइल्ड इज वांटिंग टू, वो क्या सोच हम्म। रहा है, क्या व्हाट ही और शी इज विलिंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस क्योंकि वो मैम। बहुत जिद्दी होते हैं, अभी तक आपने नोटिस किया होगा, कई बार जिद्दी होते हैं, हाँ इमोशनली हाँ बहुत जी, ज्यादा बहुत। शब्द आउट होते हाँ हैं। हाँ। मतलब वो कैसे एक्सप्रेस करें उन्हें समझ में नहीं आता। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बी दैट चैनल। तो वो चैनल होना बहुत जरूरी है। वो सपोर्ट, जिस सपोर्ट की आप बात कर रहे हो, वो सपोर्ट, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंटर है कि आप सामने वाले को समझ पा रहे हो। जब आप सामने वाले को समझ पा रहे हो तो आप अच्छे से खुल के दूसरा व्यक्ति बता बेटर पाता है। गाइड कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly. हम भी अपनी बातों को कहने के लिए अपने उसी फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका पेट बहुत यस बड़ा मैम। होता है। वो अपनी हाँ बातों को हाँ। पचा सकता है, वो दूसरे को जाकर के हाँ, नहीं बोलेगा, सही राइट? बात है। तो वो विश्वास वाली जो भावना है, वो समझ वाली जो भावना है, वैसे ही टीचर के पास बच्चा भी खुलेगा। और जब वो एक बार खुलेगा तो उसको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर पाना और उसको उसके बेटरमेंट के लिए अच्छे से गाइड कर पाना आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे इमोशनली बहुत जल्दी टीचर से जुड़ जाते हैं, और एक बार वो जुड़ गए तो आपकी कही हुई हर बात को मानेंगे। हर बात मानते हैं। हर बात को मानते हैं, एकदम जी। कह दो खड़े तो खड़े, बैठो तो बैठे, बिल्कुल वैसा होगा। यस मैम। तो वो बच्चों को फिर आगे इनिशिएट करा पाना आसान हो जाएगा। ये दो तीन पॉइंटर्स हैं, अगर सवाल ऐसा हो तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन जी। आई हैंड ओवर टू नुपुर थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू सागर। आपने कितना स्पेशल एजुकेशन पढ़ा है वो मैम आपसे समझ लेंगे। यस मैम। ओके।
अच्छा सागर, आप टीचिंग के लिए स्कूल में गए होंगे, तो ऐसा आपने फेस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना आइडेंटिटी छुपाते हैं, वो बहुत ज्यादा खुलकर अपने बारे में नहीं बताना चाहते। वैसे बच्चों से कैसे आपने कनेक्टिविटी वहां पे बिल्ड की? मैम, बच्चे जो होते हैं आइडेंटिटी जो छुपाते हैं, ऐसे बच्चे थे मेरे स्कूल में। उनके लिए सबसे पहले तो होता है मेरे हिसाब से कंफर्ट जोन उनका, कि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, और अगर होता है तो उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते। टीचर्स करते हैं बताओ बताओ, पर ऐसे नहीं होता, वो ऐसे बताएंगे नहीं। आप उनको ऑर्डर दोगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो उनको सबसे पहले तो मुझे लगता है कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट का, कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है, आपके साथ शेयर कर पाए चीजें, जब भी आप उनको गाइड कर सकते हो। और बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना होता कि अच्छा, अगर कोई बच्चा दुखी है तो अच्छा तुम क्यों दुखी हो, क्या हुआ, वो नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। उसको उस आंसर को निकलवाना पड़ेगा। उसको आप घुमा के पूछो कि अच्छा, जैसे गाइडेंस काउंसलिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे आपको कोई सवाल पूछना है, बच्चा किसी चीज से गुजर रहा है, तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, उससे आपको क्वेश्चन करने हैं कि अच्छा घर में सब कैसा चल रहा है। जरूरी नहीं है कि मतलब उसका पर्सनल इशू हो, फैमिली की वजह से भी कई बार बच्चा दुखी रहता है, कई बार अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, वो नहीं बताता कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ, उससे उसकी क्रिएटिविटी नहीं बाहर आ पाती। तो उसको हम क्रॉस क्वेश्चन करें, या फिर उससे पूछें कि वो दिन में क्या करता है। जैसे घर में कुछ इशू चल रहा है पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, पर वो बताएगा नहीं कि ऐसा, उसे पता ही नहीं होता खुद से भी। तो उसको पूछ सकते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है घर में, तुम क्या करते हो, किस टाइम घर जाते हो, अच्छा खाना किस टाइम खाते हो, खाना कौन बनाता है। तो वो आराम आराम से उन चीजों पे आएगा, फिर वो आपको बताएगा। फिर जैसे कि मान लीजिए कि घर में कुछ लड़ाई चल रही है, तो बताएगा कि मम्मा खाना बना रही थी, पापा ने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ हुआ, फिर लड़ाई हो गई। तो आप वहां से कैच करना शुरू कर सकते हो कि अच्छा यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, और यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं। फिर हम उसको गाइड करेंगे कि अच्छा ठीक है, ये सब चल रहा है, मतलब उससे निकलवानी है बातें, उस पर थोपना नहीं है अपना क्वेश्चन कि भाई तुम बताओ। वो नहीं बताएगा ऐसे, उससे निकलवाएंगे। फिर जैसे हमें सही लगेगा उस हिसाब से हम स्टेप लेंगे कि उसके पेरेंट्स को गाइड करें या उसको गाइड करें, क्योंकि पेरेंट्स को भी बताना जरूरी है। तो वहां से मैं उससे बातें करूंगा। ओके। इनसे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने के लिए क्लास में सबसे बेसिक चीज क्या होगी? अगर आप क्लास में एक न्यू क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं, वहां पे मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चे चीज आपको हेलो, कमांड होनी चाहिए। सॉरी मैम, आपकी आवाज चली गई थी, एक बार वो रिपीट कर जैसे देंगे। 10 बच्चों का एक क्लास है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का, उसमें सबसे हम्म। बेसिक चीज क्या है जिससे आप उनसे कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हैं? जी मैम। मैम, जैसे 10 बच्चों का क्लास है, वीआई बच्चों का, तो उनमें सबसे पहले होता है कि देखो विजुअल चीजें नहीं है, तो उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अब उनकी अदर सेंसेस से। या तो हम अगर सिर्फ उन्हें कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको टेक्टाइल चीजें दे दें, ताकि हम क्या करें, उनको वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दें, और टेक्टाइल वो उसको पढ़ भी पाए, समझ पाए। जैसे कि मैंने मैथ्स क्लास ली थी, उसमें मेरी क्लास में, सबकी क्लास में 10 बच्चे थे, बट मेरी क्लास में 20 बच्चे थे। तो अब 20 बच्चों को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने उनका सिटिंग अरेंजमेंट सही कराया पहले। मुझे 20 बच्चे एक साथ मैनेज करना दिक्कत थी, तो मैंने एक लाइन में 3 बच्चे एक साथ बैठाए, और मुझे टीएलएम मतलब दुगने बनाने पड़े। अगर मुझे 6 चीजें बनानी थी तो मुझे 12 चीजें बनानी पड़ी, तो मैंने उनको वैसे अरेंज सही। किया। फिर मैंने उनको टीएलएम दिया, फिर मैंने इंस्ट्रक्शन दी उनको कि भाई जो मैंने आपको दिया है उसको समझो, उसको पढ़ो, उस पे जो लिखा है उसको पढ़ो क्या है। फिर मैंने उनको अपने साथ इंक्लूड करने के लिए मैंने उनसे ही पढ़वाया कि अच्छा ये लाइन मैंने आपको दी है टेक्टाइल बना के, इस लाइन का नाम बताओ क्या है। तो अब जो ब्रेल में पढ़ पाते हैं वो एकदम से बताते सर ये है, फिर दूसरा बताता सर ये है, वो अपनी लाइंस बताता। तो मैंने वहां से उनको कनेक्ट किया, और मैंने ये स्ट्रेटेजी की कि मैं मतलब विजुअल चीजें नहीं दिखा सकता, बट मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन से या फिर उनको इंक्लूड करके उनसे बुलवा सकता हूँ, या उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरी अप्रोच थी बीआई बच्चों के साथ। ओके। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जब भी बात होगी बेसिक जो कनेक्टिविटी की है, जैसे एक जनरल क्लासरूम है तो वहां पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आप खड़े होइए, है ना? लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है तो वहां पे ना हाँ, नाम उनके, उनका रिकॉल करके रखना, ये बेसिक है। अगर नाम लेकर यस रिकॉल मैम, करके उनको अगर ये नाम से बुलाएंगे ना, देन वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। मैं इसकी मैम बात मेरी क्लास में, कर रही हाँ हूँ। हाँ, मेरी क्लास में 3 बच्चे सेम नाम के, प्रतीक।
तीनों सेम नाम थे। और पहले मैंने यही किया क्योंकि मुझे नाम जल्दी याद नहीं होते। मैंने सबसे शुरू में जाके उनका अटेंडेंस रजिस्टर बनाया कि बच्चों आपकी अटेंडेंस होगी आज से इस पीरियड में, और आप मुझे सब अपने अपने नाम बता दो। फिर उन्होंने नाम बताए, फिर मैंने उनका अटेंडेंस लेना शुरू किया। फिर मुझे उनके नाम 2 दिन लग गए याद करने में, बट मुझे याद हो गए। फिर उनको नाम से ही बुलाना शुरू किया, नाम से ही। अब आपने देखा ऐसे नहीं होगा कर जब आप सकते। नाम से उनको कॉल आउट कर रहे होंगे, देन वो ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। कनेक्टेड भी और बिकॉज कॉन्फिडेंस भी था उन्हें कि सर हमसे बात कर रहे हैं, हमारा नाम लेके बात कर रहे हैं। तो वो चीज भी उन्हें अच्छी लगती है, वहां से भी बहुत कनेक्ट किया। ओके, एक एक क्वेश्चन और है। ओके रिमझिम मैम। मैम प्लीज कंटिन्यू देन ओके, अभी आपने बीएड कर लिया है, स्पेशल एजुकेशन से हो या जनरल से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में तो सभी जानते हैं। अब एज अ स्पेशल एजुकेटर आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या ड्रॉबैक्स है, अगर हम लोग स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग देखें तो। जी मैम स्पेशल बच्चों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये मेरा मतलब रियल एग्जांपल है कि कई बार बच्चे को जो सीखना होता है ना वो नहीं सीख पाता। जो हम उसे सिखाना चाहते हैं या जो उसकी नीड है वो नहीं हो पाती पूरी। जैसे मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है आईडी का, ठीक है, मैंने उस बच्चे को क्लास में बैठा लिया। अब वो मतलब पास आउट होके वो 9th क्लास में आ गया, बट जो 9th क्लास का दूसरे बच्चों का स्टैंडर्ड है वो 9th क्लास के आईडी बच्चे का स्टैंडर्ड नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है। वो उसे एबीसीडी आती है, उसको प्लस माइनस आता है, बट उसको 9th क्लास की टर्म्स नहीं आती, फोटोसिंथेसिस नहीं आता। 9th क्लास में मैथ्स में इतनी चीजें होती हैं, मैं उसको सर्कल की थ्योरम्स कैसे पढ़ाऊंगा, वो नहीं आता। तो इंक्लूसिव में क्या मिस्टेक होती है कि टीचर्स को, जो जनरल टीचर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या स्टेप लूँ इसको पढ़ाने के लिए। जो वहां पे मेरे स्कूल में जो बच्चा था, वो कहने को इंक्लूसिव स्कूल था, एक ही बच्चा था, बट वो क्लास में बैठा रहता था सिर्फ, और उसको वहां पे बैठा के शांत कराया जाता था कि चुप बैठो। तो उसको, मुझे ऐसा लगता है कि उसको हम इंक्लूसिव बनाने के लिए यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर का रोल आता है कि आप उसे स्पेशल एजुकेटर के पास भेजो, उनसे बोलो कि इसका सिखाएं, फिर उसको आप क्लास में लाओ और ऐसे टॉपिक्स उसको इंक्लूड करो उनमें कि जो चीजें, जैसे कि मैं एडिशन करा रहा हूँ, तो अगर उस बच्चे को एडिशन आता है तो मैं उसको लाऊं कि अच्छा ठीक है, तुम आओ यहाँ पे, तुम ये एडिशन करो अगर तुम्हें आता है तो। या फिर तुम कुछ बोलो, जैसे कि मैं बेसिक क्लासेस रख सकता हूँ इंट्रोडक्शन वाली, इंट्रोडक्शन के बारे में वो बोलेगा। इससे क्या होगा, बच्चों को भी उसके बारे में समझ आएगा कि अच्छा इसकी क्या कंडीशन है, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब वहां पे क्या होता है, बच्चा चुप बैठा रहता है, दूसरे बच्चे उसको टीज करते हैं, और टीज करके फिर वो और परेशानी हो जाती है उसके लिए। तो वो इंक्लूजन नहीं हो पाता। ये इंक्लूजन की मुझे प्रॉब्लम लगती है, इंक्लूजन की प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, एज ए स्पेशल एजुकेटर भी इंक्लूजन में ड्रॉबैक्स हैं, अगर वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी हो तो। यस मैम। ठीक है मैम, आप कुछ पूछ रही थी। सागर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब आप एमएड कर रहे हो तो कई बार ये चीजें आपसे ये इस प्रकार पूछी जाएंगी, देखी जाएंगी, एक्सपेक्ट की जाएंगी कि आपको बहुत सारी चीजें ब्रॉड लेवल पे मालूम। ये एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है कि बीएड में आपने पढ़ रखा है तो ये सारी चीजें आपको पता हो। इसमें से छोटी सी चीज है आईईपी। यस मैम। आईईपी की इंपॉर्टेंस क्या है? मैम आईईपी की इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि स्पेशल नीड बच्चों के लिए ज्यादा है, और ये हर स्पेशल नीड बच्चे के लिए बनती भी है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है आईपी। इसमें क्या होता है कि आप एज अ स्पेशल एजुकेटर आप जनरल टीचर के साथ मिलके, बच्चे के पेरेंट्स के साथ मिलके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करते हो, और फिर उनको आप कंप्लीट करते जाते हो। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि एक तो हमारे पास सिस्टमेटाइज्ड प्लान हो जाएगा कि हमारे पास एक सिस्टम है, उससे हम चल रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम होने के, अगर आप सिस्टम से चलते हो तो उसका बहुत फायदा है, क्योंकि आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे टाइम से, और आप उसके लिए बहुत मोटिवेटेड रह पाओगे कि मुझे आज ये एक्टिविटी करानी है, आज मुझे ऐसा करना है, आज मुझे वो करना है। तो हम अपने गोल्स अचीव आसानी से कर पाएंगे और बच्चा ज्यादा सीख पाएगा, और लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाएगी आईईपी से। और बल्कि स्पेशल नीड्स बच्चे ही नहीं, कुछ सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनको भी स्पेशल नीड्स होती है। जैसे कि मैं स्कूल का एक्सपीरियंस बताऊं तो मिशन बुनियाद जैसे आजकल बहुत चल रहा है,
तो मिशन बुनियाद में क्या होता है, बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर बच्चों की नीड्स स्पेशल ही हैं, उनको अलग से नीड्स चाहिए, उनको टेबल्स भी नहीं आते हैं और वो 7th क्लास में है। हम्म तो उनके लिए भी हमें, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी हमें एक आईपी टाइप कुछ तैयार करना चाहिए, सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए ही नहीं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि वो भी सीख सकें। ओके। अगर हम बुक्स की बात करें सागर, तो कई बार टेक्स्ट इसमें बुक जो होते हैं वो इंक्लूसिव तो बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारा टेक्स्ट बुक है, जेंडर वाइज बहुत लेवल तक अभी इंक्लूड कराने की कोशिश की गई, पहेली और राजू नाम का कैरेक्टर एनसीईआरटी में इंक्लूड कराया गया, बट फिर भी जो बच्चे हमारे नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं और उनको स्पेशल नीड है, वहां पे स्पेशल एजुकेटर ही है, पर फिर भी वहां पे एक लेक्यूना जो क्रिएट हो रहा है, जो एक गैप क्रिएट हो रहा है, लर्निंग गैप क्रिएट हो रहा है, उसको अगर आपको रिड्यूस करना हो, ठीक है, क्लासरूम लेवल पे और बुक को संदर्भ में विद द लेंस ऑफ बुक अगर है, क्योंकि बुक बहुत बड़ा मटेरियल है, टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा मटेरियल यूज काउंट किया जाता है, क्योंकि 24 घंटे टीचर नहीं रह सकता, बच्चा घर पे जाकर रिवाइज भी कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक के मद्देनजर आप क्या इंक्लूड कर सकते हो एक बच्चे को, कैसे मतलब बेसिकली इंक्लूड कर सकते हो? जी मैम, जैसे टेक्स्ट बुक की बात करें, अगर मैं साइंस का एग्जांपल लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि साइंस में एक तो होता है डायग्राम्स, एक होता है मॉडल्स। तो डायग्राम से अगर मेरा बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, तो अगर मैं डायग्राम्स दिखाऊंगा तो वो इंक्लूजन का पार्ट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, उसी की जगह अगर आईडी बच्चा है, उसको भी डायग्राम इतना समझ नहीं आएगा। तो नंबर 1 स्टेप मैं क्या ले सकता हूँ कि या तो मैं उसको मॉडल्स दूं, 3D मॉडल्स दूं पूरी क्लास को। उससे क्या होगा कि जो जनरल बच्चे हैं वो भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि अच्छा ये मॉडल आया है, इसमें कुछ मुझे हाथ लगा के देखना है, अच्छा ये तो रियल है एकदम, वो चीज। उसके साथ साथ वीआई बच्चे तो टेक्टाइल से देख ही सकते हैं, तो वहां दोनों का फायदा हो गया। अगर मेरा बच्चा आईडी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल चीजें करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल होता है वोल्केनो वाला। ठीक है, अगर मैं बच्चे को वोल्केनो में से आग निकाल के दिखा दूं या धुआं निकाल के दिखा दूं, तो इस एज में बच्चे कभी नहीं भूलेंगे कि अच्छा सर ने हमें कुछ ऐसा करके दिखाया था। तो वो ये लर्निंग बाय डूइंग अगर मैं कराऊंगा, हो सकता है मुझे उस बच्चे को थोड़ा ज्यादा कराना पड़े, जो स्पेशल नीड बच्चा है, या उसको 2 बार 3 बार या अलग से ले जाके भी समझाना पड़े, बट वो कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव हो जाएगा कि उसमें जनरल बच्चे तो कर ही रहे हैं, उनको और अच्छा समझ आ जाएगा, और उसको हो सकता है 1-2 बार और बताना पड़े, उसको हम रेमेडियल क्लासेस देके या फिर कुछ भी करके सिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू सागर, एंड आई गेस दिस वुड बी ऑल राइट सर। हाँ, एक पॉइंट मैं जो ऐड करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन मेरा है, आप पहले आप फीडबैक दे रही थी। हाँ, देखिए सागर, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात आती है, हम कह रहे हैं इंक्लूड करना है, आपने प्रॉब्लम जो गिनाया वो तो है, साथ में दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है, साल सभी के लिए सेम है, 12 महीने है, जिसमें से लगभग 2 महीने छुट्टी में जा रहे हैं, 2 से 2.5 महीने छुट्टी में जा रहे हैं, उतने में उनको सारी चीजें पढ़ानी है, तो इंक्लूड करने के चक्कर में कई बार टाइम ज्यादा लगता है, सिलेबस पीछे हो जाता है। पार्ट को यस बोलना मैम। मत भूलना, क्योंकि टीचर, टाइम और इंक्लूजन और सिलेबस, ये चारों बिल्कुल 4 दिशाएं हैं, ये एक साथ कभी नहीं जाती हैं, कुछ ना कुछ यस आपका मैम। रह जाता है। अगर आप वॉल्केनो बताने जा रहे हो, आपको ये कंप्लीट कराने में दो क्लासेस लगेंगे, 45 मिनट की 2 क्लासेस जाएंगी, मींस 90 मिनट। 90 मिनट में अगर एक नॉर्मल बच्चा है जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, जो मतलब जिसको स्पेशल नीड नहीं है, वो इतने देर में कम से कम 1.5 चैप्टर पढ़ चुका होगा, 1.5 टॉपिक कम से कम वो आगे होगा, तो वो जो गैप आ जाएगा, वो जो चीज है, वो इंक्लूजन के चक्कर में वो गैप और वाइड हो जाता है, तो इस चीज को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये भी साथ में इंक्लूड कर यस लीजिएगा। मैम। ओके मैम। तो ये मुझे गैप बता, वाली बात। थैंक यू। ओके, मेरा एक क्वेश्चन ये था, आप जिस कॉलेज में किए वहां पे जनरल बीएड भी हो रहा होगा? नो मैम, नहीं। ड्यू का नहीं, स्पेशल एजुकेशन ओके कॉलेज ठीक है है। दुर्गाबादेश में। ओके, एक्चुअली मैंने कॉलेज का नाम सुना नहीं। ठीक है, अच्छा, आपने ऐसे जनरल बीएड वाले कभी ऐसे आपके फेस टू फेस यदि हुए होंगे, तो ऐसा आपको फील हुआ होगा कि वो स्पेशल बीएड को अपने बराबर नहीं मानते, थोड़ा नीचा मानते, देन वहां पे आपने कुछ ऐसा, आपको नहीं लगता कि वहां पे आप, मतलब आपका क्या रिएक्शन रहा, आप वहां पे कभी ऐसा उनको कन्विंस करने की कोशिश की या कुछ? बेसिकली मैम इज आस्किंग कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो फील होता है कि अरे यार मैं थोड़ा सा कम हूँ,
वो वाली फीलिंग जब खुद में आ जाती है तो टीचिंग में भी झलक जाती है, तो वो ओवरकम आप कैसे कर रहे हो, वो ये पूछना चाह रहे आई जी गेस मैम जी। नजर खुद में तो नहीं आई होगी। नहीं नहीं, मतलब कई खुद बार में ऐसा नहीं नहीं, एक्चुअली ना स्पेशल एजुकेशन के ना हम लोग तो ऐसा है कि सागर को भी ऐसा फील हुआ होगा, हम लोग को लगता है कि हम लोग तो ज्यादा ही सीख रहे हैं, बट ये होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जनरल चीज है, ये आप फेस करेंगे, अगर अभी नहीं किया है तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। देन वहां पे आपका क्या टेक होगा, मैं ये जानना चाह रही मैम अभी तक तो वैसे मेरे साथ हुआ नहीं है ऐसा। एक हूँ। बार एमएड जनरल एमएड के बच्चे आए थे सीआई से विजिट करने, हमारे कॉलेज में बहुत बच्चे विजिट करने आते रहते हैं। तो वो लोग आए थे, ठीक है। लेडी इरविन के बच्चे भी आए थे विजिट के लिए। लेडी इरविन भी स्पेशल एजुकेशन है, हम लोग भी स्पेशल एजुकेशन है। तो शायद हमारा बैच इतना अच्छा था कि मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं, उन्हें फील हुआ कि वो कम पढ़ रहे हैं। लेडी विन वाले ओके। बच्चे तो ऐसे हो गए कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है तुम्हारे सामने, तुम तो बहुत पढ़ रहे हो। और ऐसा होता भी है, हमारे कॉलेज में जो पढ़ाई है ना वो मतलब लेडी विन से बहुत ज्यादा कराते हैं। तो मुझे ऐसा इंफीरियोरिटी फील नहीं हुई, बल्कि ऐसा फील हुआ है कि हम उनसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी जाओ किसी भी स्कूल में, आप जनरल बच्चे तो पढ़ा ही सकते हो, साथ साथ स्पेशल बच्चे भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। और कभी भी अगर आपने जैसे बोला कि ये बात आ सकती है, हो सकता है आ जाए फ्यूचर में, अगर आती भी है तो मुझे लगता है कि मैं यही पॉइंट रखूंगा कि मैं तो दोनों बच्चे पढ़ा सकता हूँ, स्पेशल भी और जनरल भी। और वो सिर्फ जनरल पढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये प्लस पॉइंट लगता है स्पेशल एजुकेशन का, इसीलिए मुझे नहीं लगता कभी आएगा। इसीलिए खासकर मैं एमएड स्पेशल एजुकेशन भी इसीलिए ही मतलब मेन मेरा मोटिव है कि अच्छी चीज है कि दोनों चीजें आप कवर कर रहे हो। ठीक है। चलिए, थैंक यू सागर। एज फार एज लेडी इरविन कॉलेज कंसर्न, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको वहाँ से, कि और लड़कियाँ आई होंगी तो थोड़ा आपको कॉलेज में और ज़्यादा रौनक सर बना होगा। मैं एब्सेंट था उस दिन। हाउ सैड। ठीक ये है। मुझे पता है क्योंकि इसने क्लास में, सीटेड वाली क्लास में बताया था। हाँ, लेकिन मैं एब्सेंट था उस दिन। सागर एक चीज़ ऐड करें, हम्म कभी किसी कॉलेज को आप ये नहीं बोलेंगे दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज हैं, ठीक है। और हम्म। दुर्गा भाई देशमुख एकदम डेडिकेटेड टू स्पेशल एजुकेशन ही है, छोटा हम्पल सा कैंपस है लेकिन अच्छा है, ठीक है। जैसे अब नूपुर मैम ने हम्म। बोला तो उन्होंने बीएचयू से अपना स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, तो वहाँ पर कैंपस वम्पस मतलब आस पास ही है सब, ठीक है। तो हम्म। वो उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हैं, जैसे कि बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें आपस में रहता है कि अच्छा स्पेशल एजुकेशन वाला है, बल्कि हाँ हाँ। टेक्निकली है क्या कि स्पेशल एजुकेशन वाला जो है ज़्यादा कुछ पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है एज फार यस एज सर। रेगुलर बीएड की तुलना में कंपैरिजन है तो। एंड जो आपने कहा जॉब अपॉर्चुनिटी वाली बात, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को समझते हैं कि आप स्पेशल और रेगुलर दोनों को हैंडल कर लेंगे। बट आई थिंक इस पे आपको क्लैरिटी है कि गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल वाला बच्चा रेगुलर वाले में नहीं अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इस पे आपको स्पष्टता रहना चाहिए एज अ करियर के तौर पर मैं बताऊं। बाकी एज फार एज आपका इंटरव्यू कंसर्न है, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, अप टू द मार्क है, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अस। जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बोला, आपसे पहले के कैंडिडेट से बात हो रही थी, जो कैंडिडेट्स पर्सनालिटी वाइज ठीक ठाक तरीके से आंसर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इंटरव्यूज उनका ऑलरेडी लंबा जाता है, दैट ऑलरेडी मीन्स कि जिसका लंबा इंटरव्यू जा रहा है एक तरह से ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपने सवाल का जवाब बहुत अच्छा से दिया है, वो मैं समझता हूँ कि डेली बाइट्स के स्टूडेंट रहे हैं आप 2 साल पहले, और आपको देख के मुझे याद आया कि आपका फीडबैक डेली बाइट्स की वेबसाइट पर है, उसके बाद किसी और स्टूडेंट्स का हम लोग हाँ फ्यूचर में जी हाँ ऐड जी। नहीं किए। हाँ, तो वो चीज़ देखते हुए तो, एंड दैट्स रियली गुड एंड ग्रेट टू सी। उस समय आई गेस आप पूछ रहे थे मेरे से कि स्पेशल एजुकेशन करें ना करें, हाँ स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे था कि करें ना करें, बट हाँ। अब इनफैक्ट शायद तो ये आप लगता है कि लास्ट इसी डे फील्ड में मुझे जाना आपने है। फीडबैक दिया था, आई स्टिल रिमेंबर कि आप एग्जाम देने नहीं जा रहे थे और एकदम लास्ट हाँ मोमेंट पर आपने पेपर देने जाना डिसाइड किया था, एकदम हाँ, मैं आखिरी में। लास्ट स्टूडेंट था उसमें सर, एंट्री करने वाला हॉल एंट्री में। करने वाला, जैसा कि आपने और मुझे बताया था। एंड आई एम घर में कुछ ग्लैड। इश्यू चल रहा था तो मैंने सोचा था कि ना जाऊं, नहीं जाता। फिर घर एग्जैक्टली में से ही पापा ने बोला कि नहीं जा, आई जाना तो स्टिल है ही। रिमेंबर 2 साल तो मैं पहले किसी पहुंचा। फीडबैक में आपसे बात हुई थी, एंड जी ग्लैड सर। टू सी, एंड आई एम हैप्पी टू सी एक्चुअली, एंड इवन सरप्राइज जब कि सर बात हुई थी तो हम्म, मेरे मेरे ब्रदर की शादी थी। हाँ 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 मैं हाँ। अंदर कोने में बैठ के बात कर रहा था कि ठीक है मैं अभी जल्दी से मीटिंग अटेंड करके बात करके निकल जाऊंगा। हम्म। जब बात हुई थी आपसे। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, ग्लैड टू सी कि आप 2 साल बाद यहाँ वापस जली वाइट्स पे आए हैं कंप्लीट, और इवन सरप्राइज टू सी कि अच्छा वापस अब आप जो है खुद से आपको लग रहा है कि एमएड करना चाहिए, एंड दैट टू स्पेशल एजुकेशन के फील्ड के बारे में आप इतना कुछ बता रहे हैं, तो अच्छा लगा यस देख के। सर। जस्ट शेयरिंग विद अदर फैकल्टीज। मैम बहुत पहले सागर एग्जाम देने भी नहीं जा रहे थे, लास्ट मोमेंट लास्ट डे जब बात हुआ था,
फिर वापस सीटेट मैम की क्लासेस सर, मैम की क्लासेस मैम की क्लासेस मैंने सब देखी है। बेशक मैं टाइम से नहीं आ पाता, बट यूट्यूब पे रिकॉर्डेड चीजें मैं सब देखता हूँ। तो वो चलिए ठीक सारे है। लेक्चर्स 11th-12th में पूरी पढ़ गया मैम के हम्म। चक्कर में कि ठीक है एग्जाम्पलर करने हैं, पूरे कर लेता हूँ, इनमें से तो कुछ ना कुछ आएगा। नहीं पूरे नहीं देखे चलिए मैंने वो, ठीक है। बल्कि एग्जाम्पलर खरीदे हैं मैंने कि मैं खरीद के उनमें से करूंगा प्रिपेयर। हम्म। और फिर और मैंने फिर वो आगे भी दिए हैं, शायद नेक्स्ट बैचेस में भी एक मेरी रिलेटिव ही थी, मैंने उनको भी वो किया कि मतलब इनसे ही पढ़ना और ये लेक्चर्स हैं मैम के, इनसे आई देखना। रिमेम्बर सोनम फिर के मैंने, वगैरह बात कर रहे हैं शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो फिर मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया और अपने एग्जाम्पलर उनको दे दिए कि अब आप इनसे पढ़ लो। नहीं नहीं चलिए Should ठीक I है। take it as compliment, Sagar? कि यस हाँ, मैम, वो यस ठीक मैम, था। कॉम्प्लीमेंट। मैम इज कमिंग अगेन इन DSSB बैच। अरे वाह, बहुत अच्छा। DSSB की भी। क्लासेस जस्ट विद इन अ वीक और अनाउंसमेंट वहां हो पे जाएगी। तो स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ही यस ज्यादा। मैम। हर DSSB। स्कूल में होते हैं, दो एक हर जगह मिलेंगे आपको। इनफैक्ट यस इस मैम। शिफ्ट में स्कूल बटा भी हुआ है, एक स्कूल का 2 शिफ्ट चल रहा है, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल। हम्म। वहां पे तो बहुत ज्यादा है। एक चीज और सर मुझे पूछनी थी कि इसमें टेक्निकल टर्म्स वगैरह पूछने के चांसेस, या मैं वो पढ़ लिया वैसे तो मैंने एक बार, फिर भी कम मैं है। पूछना चाहता हूँ आपका जो कि प्रिपरेशन लेवल है आप उस पर निश्चिंत रहिए। आप जाइए बस फुल स्विंग में इंटरव्यू दीजिए। अब ओनली डेस्टिनी वहाँ पर है कि अब होना नहीं होना, जो आपको करना था आपने कर लिया अपने साइड से। कुछ और आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए उसके रिलेटेड। अदरवाइज मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कुछ भी आप बता रहे हैं, यू केपेबल इनफ टू क्वालिफाई। थैंक यू सर, बस और कुछ मेरा डाउट नहीं है, बस मुझे यही सब पूछना था कि वहाँ पे कैसे क्या हैंडल कुछ करना है, नहीं, कैसे बस बोलना है, क्या यहाँ चीजें वर्चुअल करनी मोड में बैठे हो, वहाँ Be फैकल्टीज बैठे होंगे, yourself, बातें यही that's सब it. होगी। ठीक है। जो सागर ठीक है है, सर। टीचर है और इंडिविजुअल है, जो फील कर रहा है वही जाके वहां पे बताओ। बी रियल एट दैट मोमेंट एंड दैट्स इट, यू विल एस योर इंटरव्यू। बस इस सवाल पे ही बोलिए कि मैं एमएड करके वापस जो आप टीचर एजुकेशन वाली फील्ड में बोल रहे हो तो मैं बाद में कर सकता हूँ, अभी मेरा लर्निंग का टाइम है, तो मैं अधिक से अधिक इस फील्ड के बारे में जानकारी और सीख लेना चाहता हूँ कि नॉट जस्ट स्कूल एजुकेशन, इवन स्कूल में कुछ डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग पर कुछ सजेशन की जरूरत है, मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ठीक है। और लार्जर यस सर। नेट में मैं इस एरिया को कवर कर सकूँ। और रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो ऑप्शन मेरे पास बाद में भी रहेगा, और बस वो ज़्यादा बेटर एंश्योर रहेगा। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सागर, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सागर, थैंक यू ग्लैड टू मैम, सी यू बैक। Good night and take गुड care. गुड नाइट। All the नाइट। best. गुड नाइट।